16वीं सदी का हिंदुस्तान एक ऐसा दौर जब पुरानी सल्तनतें आप देखिए ढह रही थीं और मध्य एशिया के तूफान एक तरह से हिंदुस्तान के दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, युद्ध की, रणनीति की और दो बड़ी ताकतों के टकराव की। उभरते हुए मुगल और स्थापित अफगान, कौन टिकेगा कौन बिखरेगा। आज हम इसी रोमांचक उथल-पुथल भरे दौर की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है, इसका विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्याय 12, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 2, मुगल और अफगान 1525 से 1555। हाँ, 1525 से 1555। ये वो 30 साल हैं जिन्होंने, कहना चाहिए, हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब इसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब क्या खास है इसमें परीक्षा के नजरिए से? देखिए, ये न केवल मुगल साम्राज्य की स्थापना की कहानी है, बल्कि उस समय की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी, जो सैन्य रणनीतियों में बदलाव आए, जैसे तोपखाने का आगमन, उसका असर, और फिर शेरशाह सूरी जैसे शासक के जो प्रशासनिक सुधार थे, उनको समझने की ये कुंजी है। अच्छा। हाँ, तो प्रीलिम्स और मेंस, मतलब GS1 और इतिहास वैकल्पिक, दोनों के लिए ये एक फाउंडेशनल नॉलेज है, बुनियाद है ये। तो आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? श्रोताओं को क्या मिलेगा इस विश्लेषण से? हम बिल्कुल शुरू से चलेंगे। मतलब मध्य एशिया की उस समय की स्थिति क्या थी, बाबर का उदय कैसे हुआ, वहां से लेकर पानीपत और खानवा की जो निर्णायक लड़ाइयां थीं। हाँ, पानीपत और खानवा। फिर हुमायूं के संघर्ष, शेरशाह का उत्थान और उसके जो महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर प्रशासन में, हर पहलू को हम परत दर परत खोलेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी नाम हैं, तारीखें हैं, घटनाएं हैं, उन्हें बार बार दोहराएं ताकि वो आसानी से याद हो जाएं। जी हाँ, बिल्कुल। और हम भाषा ऐसी रखेंगे जो समझ में आए, मतलब हिंदी और आम बोलचाल की इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए। हमारा लक्ष्य है कि इस दौर की एक बिल्कुल साफ तस्वीर, एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दिमाग में बन जाए। चलिए, तो शुरू करते हैं पृष्ठभूमि से। मध्य एशिया और बाबर, उस वक्त वहां क्या चल रहा था? देखिए, 15वीं सदी के मध्य एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा था। तैमूरी साम्राज्य, जो कभी बहुत बड़ा था, वो अब टूट रहा था। तैमूर के बाद शाहरुख मिर्जा ने कुछ समय संभाला, समरकंद, हेरात जैसे सांस्कृतिक केंद्र भी थे। लेकिन तैमूरियों में एक परंपरा थी साम्राज्य को बांटने की, और आपसी लड़ाई बहुत थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 3 बड़ी ताकतें उभर रही थीं। कौन सी 3 ताकतें? एक तो थे उज़्बेक। ये उत्तर से आई तुर्को-मंगोल जनजाति थी, जिन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर कब्जा कर लिया। तैमूरी इन्हें थोड़ा, कह सकते हैं, असभ्य समझते थे। ये सुन्नी मुसलमान थे। अच्छा, उज़्बेक। और दूसरी ताकत थी पश्चिम में, ईरान में, सफवी राजवंश। ये नया राजवंश था जो पैगंबर के वंशज होने का दावा करते थे और शिया मत के कट्टर समर्थक थे। और ये उज़्बेकों के, जो सुन्नी थे, बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। उज़्बेक सुन्नी और सफवी शिया, मतलब धार्मिक टकराव भी था। हाँ, गहरा राजनीतिक और सांप्रदायिक संघर्ष था इन दोनों के बीच। और तीसरी बड़ी शक्ति थी उस्मानी तुर्क, यानी ऑटोमन टर्क्स। ये ईरान के और पश्चिम में थे और इनकी नज़र यूरोप और इराक ईरान पर थी। तो ये तीनों ताकतें, उज़्बेक, सफवी, उस्मानी, आपस में भी टकरा रही थीं। बिल्कुल, खासकर उज़्बेक और सफवी। अब इसी माहौल में बाबर का उदय होता है। बाबर का शुरुआती जीवन कैसा था? बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, 1494 में सिर्फ 12 साल की उम्र में फरगना का शासक बना। फरगना ट्रांसऑक्सियाना में एक छोटी सी रियासत थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में? हाँ, और उसका एक सपना था समरकंद जीतना, जो तैमूर की राजधानी थी। उसने 2 बार समरकंद जीता भी, पर दोनों बार उसे खो दिया। उज़्बेक प्रमुख शैबानी खान ने उसे हराया। तो मध्य एशिया में उसे शुरू से ही संघर्ष करना पड़ा। बहुत ज्यादा। समरकंद हाथ से जाने के बाद उसने 1504 में दक्षिण की ओर रुख किया और काबुल पर कब्जा कर लिया। ये उसका एक नया ठिकाना बना। काबुल 1504। जी। उसने हेरात को, जहां उसके चाचा का शासन था, उज़्बेकों से बचाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा। हेरात भी उज़्बेकों के हाथ चला गया। फिर उसने सफवियों के साथ भी संघर्ष किया और सहयोग भी। 1510 में मर्व के पास सफवी शाह इस्माइल ने शैबानी खान को हरा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर बाबर ने ईरानी सेना की मदद से तीसरी बार समरकंद पर कब्जा करने की कोशिश की। तीसरी बार? हाँ, लेकिन ये भी नाकाम रही।
असल में उसे वहां एक ईरानी जनरल के अधीन गवर्नर जैसा बना दिया गया और वहां की सुन्नी जनता को यह पसंद नहीं आया। उज़्बेकों ने उसे फिर से समरकंद से खदेड़ दिया। तो बाबर के लिए मध्य एशिया में रास्ते बंद होते जा रहे थे। बिल्कुल। 1514 में शैबानी खान उस्मानी सुल्तान से हार गया, जिसके बाद उज़्बेक ट्रांसोक्सियाना के स्थायी स्वामी बन गए। बाबर के लिए समरकंद का सपना अब लगभग खत्म हो चुका था। वो काबुल लौट आया। और यहीं से उसका ध्यान भारत की ओर गया होगा। हाँ, मध्य एशिया में बार बार की असफलता और सीमित अवसरों ने बाबर को हिंदुस्तान की ओर देखने को मजबूर किया। भारत में ऐसा क्या था जो बाबर को खींच रहा था? कई कारण थे। एक तो भारत की छवि सोने और दौलत की भूमि थी। हाँ, सोने की चिड़िया। बिल्कुल। दूसरा, उसके पूर्वज तैमूर का उदाहरण था। तैमूर ने भारत से विशाल खजाना लूटा था, कुशल कारीगर ले गया था और पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी किया था। बाबर उस पर अपना दावा जता सकता था। अच्छा, तैमूर का दावा। तीसरा और शायद सबसे व्यावहारिक कारण, काबुल की अपर्याप्त आय थी। अबुल फजल ने भी लिखा है कि बदख्शां, कंधार और काबुल की आय बाबर की सेना और प्रशासन के खर्चों के लिए नाकाफी थी। आर्थिक दबाव। और चौथा, वो उज़्बेक खतरे से एक सुरक्षित पनाहगाह और आगे के अभियानों के लिए एक मजबूत संचालन केंद्र चाहता था। और उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? क्या वो बाबर के लिए अनुकूल थी? हाँ, बिल्कुल। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति उसके लिए काफी अनुकूल थी। दिल्ली की लोधी सल्तनत कमजोर हो रही थी। सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में हो चुकी थी और उसके बेटे इब्राहिम लोधी के खिलाफ अफगान सरदारों और राजपूतों में बहुत असंतोष था। अफगान सरदार खुद ही बटे हुए थे? जी हाँ। प्रमुख अफगान सरदारों में एक था दौलत खान लोधी, जो पंजाब का गवर्नर था। वो इब्राहिम लोधी से बहुत नाराज था और लगभग एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था। उसी ने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास काबुल भेजा था मदद मांगने के लिए। तो इब्राहिम लोधी के अपने ही लोग उसे हटाने के लिए बाबर को बुला रहे थे? हाँ, और सिर्फ दौलत खान ही नहीं, कहा जाता है कि मेवाड़ के शक्तिशाली शासक राणा सांगा ने भी बाबर को निमंत्रण भेजा था। हालांकि इसके स्रोत बहुत स्पष्ट नहीं है। राणा सांगा ने भी? हाँ, ये तो बड़ी बात है। जी। तो बाबर को लगा कि यही सही समय है भारत विजय का। उसे निमंत्रण मिले या ना मिले हों, पर हालात उसके पक्ष में थे। तो बाबर ने भारत में अपने अभियान कैसे शुरू किए? उसने पहले भी कुछ प्रयास किए थे। 1518-19 में उसने भेरा के मजबूत किले पर कब्जा किया। भेरा। हाँ, और वहां से उसने दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी को संदेश भेजा पंजाब पर अपने तैमूरी अधिकार का दावा करते हुए। लेकिन दौलत खान ने बाबर के दूत को लाहौर में ही रोक लिया। फिर 1520-21 में उसने सिंधु नदी पार करके भेरा और सियालकोट पर कब्जा किया। भेरा और सियालकोट दोबारा। जी। लेकिन तभी उसे कंधार में विद्रोह की खबर मिली और उसे लौटना पड़ा। तो शुरुआत थोड़ी रुक रुक कर हुई। हाँ, निर्णायक मोड़ आया 1524 में, जब दौलत खान लोधी ने उसे इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण भेजा। बाबर एक बड़ी सेना लेकर चला। और दौलत खान लोधी ने उसका साथ दिया? शुरू में हाँ, लेकिन फिर उसकी नीयत बदल गई। पेशावर के पास दौलत खान ने लगभग 30,000-40,000 की सेना जमा की थी। लेकिन जैसे ही बाबर नजदीक पहुंचा, उसकी सेना बिना लड़े बिखर गई। बिना लड़े? हाँ, दौलत खान ने समर्पण कर दिया। बाबर ने उसे माफ भी कर दिया। लेकिन अब बाबर को समझ आ गया था कि उसे अफगान सरदारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ 3 हफ्तों में सिंधु पार करके बाबर पूरे पंजाब का स्वामी बन गया। पंजाब अब बाबर के हाथ में था। अगला निशाना दिल्ली थी, जाहिर है। बिल्कुल। अब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी से सीधा टकराव तय था और इसी टकराव का नतीजा था पानीपत का पहला युद्ध। तारीख थी 20 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 ये भारतीय इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। इस लड़ाई में सेनाओं का संतुलन बहुत ही असमान था। इब्राहिम लोधी के पास अनुमानित 1 लाख सैनिक और 1000 हाथी थे। 1 लाख सैनिक? और बाबर के पास अनुमानित सिर्फ 12,000 सैनिक थे। हालांकि इसमें पंजाब से भर्ती किए गए कुछ हिंदुस्तानी सैनिक भी शामिल थे, लेकिन फिर भी संख्या में वो बहुत ज्यादा कमजोर था। 12,000 बनाम 1 लाख, ये तो जबरदस्त अंतर है। फिर बाबर जीता कैसे? यही बाबर की युद्ध नीति, उसकी टैक्टिक्स काम आई। उसने सिर्फ बहादुरी पर भरोसा नहीं किया, बल्कि दिमाग लगाया। क्या रणनीति थी उसकी? उसने एक रक्षात्मक मोर्चाबंदी की। पानीपत शहर उसके दाहिनी ओर था और बाईं ओर उसने पेड़ों से ढकी एक खाई खुदवाई। सामने उसने लगभग 700 गाड़ियों की एक दीवार खड़ी की। गाड़ियों की दीवार? हाँ। इन गाड़ियों को चमड़े की कच्ची रस्सियों, रॉ हाइड से आपस में बांधा गया था और इन गाड़ियों के बीच में
बंदूकचियों यानी मैचलॉक मैन के छिपकर गोली चलाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। ये उस समय के हिसाब से एक महत्वपूर्ण इनोवेशन था। अच्छा, तो ये एक तरह की मोबाइल फोर्टिफिकेशन थी। बिल्कुल। और इसके पीछे था उसका तोपखाना, आर्टिलरी। ये उसने उस्मानी तुर्कों के युद्ध नीति से सीखा था। उसके दो प्रमुख उस्मानी तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। नाम याद रखिएगा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तोपों का इस्तेमाल क्या भारत में नया था? नहीं, बारूद और साधारण तोपें भारत में पहले से ज्ञात थी। बाबर ने खुद भेरा के किले को जीतने में इनका इस्तेमाल किया था। लेकिन पानीपत में जिस पैमाने पर और जिस प्रभावी ढंग से तोपखाने का इस्तेमाल गाड़ियों की आड़ के साथ किया गया, वो नया था। और तुलुगमा रणनीति, वो क्या थी? तुलुगमा रणनीति उसकी सबसे कारगर चाल थी। इसमें सेना को कई हिस्सों में बांटा जाता था, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा और केंद्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण थी दो फ्लैंकिंग पार्टीज, अतिरिक्त दायां और बायां दस्ता। इनका काम था तेजी से घूमकर दुश्मन की सेना पर किनारों से और पीछे से हमला करना। मतलब दुश्मन को घेर लेना। हाँ बिल्कुल। सामने से तोपें और बंदूकें मार कर रही हैं और किनारों और पीछे से घुड़सवार हमला कर रहे हैं। दुश्मन की सेना के लिए इससे बचना बहुत मुश्किल था। तो युद्ध कैसे हुआ? क्या इब्राहिम लोदी ने तुरंत हमला किया? नहीं, इब्राहिम लोदी थोड़ा हिचकिचाया। लगभग 7-8 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। फिर इब्राहिम ने हमला किया। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसने जोरदार हमला किया। और बाबर की सेना? बाबर की सेना अपनी गाड़ियों की दीवार और तोपों की वजह से मजबूती से टिकी रही। और जैसे ही इब्राहिम की सेना उलझी, बाबर के तुलुकमा दस्तों ने घूमकर किनारों और पीछे से हमला बोल दिया। सामने से बाबर के बंदूकचियों और तोपों ने जबरदस्त गोलाबारी की। तो इब्राहिम की सेना फंस गई? बुरी तरह फंस गई, भगदड़ मच गई। इब्राहिम लोदी अपने सबसे वफादार 5000-6000 सैनिकों के साथ लड़ते हुए मारा गया। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि बाबर को दिल्ली और आगरा पर कब्जा मिल गया। लोदी सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। उसे लोदी का विशाल खजाना भी हाथ लगा। तो पानीपत 1526 ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी? हाँ, नींव डाल दी। लेकिन ये पूरी जीत नहीं थी। अभी भी जौनपुर तक का जो पूर्वी इलाका था वो अफगानों के ही कब्जे में था और एक बहुत बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। पानीपत के बाद बाबर को और क्या मुश्किलें आईं? कई मुश्किलें थी। भयानक गर्मी पड़ रही थी जिससे उसके सैनिक परेशान थे। कई बेग वापस काबुल जाना चाहते थे और भारत के स्थानीय लोग भी मुगलों का विरोध कर रहे थे। और वो बड़ी चुनौती कौन सी थी जिसका आपने जिक्र किया? वो चुनौती थे मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा, इनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, वो उस समय उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। इब्राहिम लोदी के समय से ही उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। मालवा तक उनका दबदबा था। वो आगरा के पास पिलिया खार तक पहुंच गए थे। तो बाबर और राणा सांगा का टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। बाबर का गंगा यमुना दोआब में साम्राज्य स्थापित करना राणा सांगा की अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए सीधा खतरा था। और टकराव के कारण क्या बताए जाते हैं? बाबर ने राणा सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उसका कहना था कि सांगा ने उसे भारत आने का न्योता दिया था लेकिन फिर मदद नहीं की। अच्छा। दूसरी तरफ राणा सांगा की मंशा शायद ये थी कि बाबर तैमूर की तरह लूटपाट करके वापस चला जाए या फिर वो खुद दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे। असल कारण जो भी हो, टकराव तय था। और राणा सांगा अकेले नहीं थे इस लड़ाई में? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बड़ा गठबंधन बनाया था। कई प्रमुख अफगान सरदार, जिनमें इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी शामिल था, उनके साथ हाँ मिले थे। मेवात के शासक हसन खान मेवाती भी उनके साथ थे और लगभग सभी प्रमुख राजपूत शासक राणा सांगा के झंडे तले जमा हो गए थे। उनकी सेना बहुत विशाल थी। तो बाबर की सेना के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, शायद पानीपत से भी बड़ी। निश्चित रूप से। राणा सांगा की प्रतिष्ठा बहुत थी। उनकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे और लड़ाई से पहले कुछ शुरुआती झड़पों में मुगलों की हार भी हुई थी। इससे बाबर की सेना का मनोबल कह सकते हैं थोड़ा गिर गया था। तो बाबर ने इस स्थिति का सामना कैसे किया? बाबर एक कुशल सेनापति होने के साथ साथ एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी था। उसने कई रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक उपाय किए। जैसे कि? सबसे पहले उसने शराबबंदी की घोषणा की। उसने खुद शराब पीना छोड़ दिया और अपने सोने चांदी के कीमती प्याले तोड़वा दिए, ये दिखाने के लिए कि वो एक पक्का मुसलमान है और ये लड़ाई धर्म के लिए है। अच्छा, शराब छोड़ दी? हाँ। फिर उसने मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा टैक्स हटा दिया ताकि उन्हें खुश किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया। जिहाद? जी। उसने अपनी सेना को एक जोशीला भाषण दिया। कहा कि ये काफिरों के खिलाफ लड़ाई है और जो लड़ेगा वो गाजी कहलाएगा और जो मरेगा वो शहीद होगा। इससे सेना में जबरदस्त जोश भर गया। लेकिन क्या ये वाकई एक धार्मिक युद्ध था?
देखिए, इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखना ज्यादा सही होगा। बाबर जानता था कि उसकी सेना डरी हुई है और उसे एकजुट करने और प्रेरित करने के लिए एक शक्तिशाली नारे की जरूरत है। जिहाद का नारा उस समय यही काम कर रहा था। ये उसकी धार्मिक कट्टरता का प्रमाण कम, राजनीतिक कुशलता का ज्यादा था। और युद्ध के मैदान में खानवा में उसने क्या रणनीति अपनाई? खानवा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ था, है ना? जी, मार्च 1527 खानवा में बाबर ने पानीपत जैसी ही मोर्चाबंदी की, लेकिन शायद और भी ज्यादा मजबूती से। उसने बाहरी तरफ खाइयां खुदवाईं, गाड़ियों की कतार लगाई और इस बार तिपाइयों पर बंदूकें रखकर चलाने की व्यवस्था की, जिससे उन्हें आसानी से घुमाया जा सके। बेहतर तैयारी। हाँ, अब राणा सांगा की सेना, दावा किया जाता है कि वो 2 लाख से ज्यादा थी, जिसमें 10,000 अफगान घुड़सवार और हसन खान मेवाती के सैनिक भी शामिल थे। हालांकि ये संख्या थोड़ी अतिरंजित हो सकती है, पर इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबर की सेना से बहुत बड़ी थी। और लड़ाई कैसी रही? राणा सांगा ने बहुत जोरदार हमला किया। एक समय तो ऐसा लगा कि मुगल सेना का दाहिना हिस्सा टूट ही जाएगा। ओह। लेकिन तभी बाबर के तोपखाने, मुगल आर्टिलरी ने कहर बरपाना शुरू किया। तोपों के गोलों ने राजपूतों और अफगानों में भगदड़ मचा दी। फिर बाबर ने अपने सुरक्षित रखे सैनिकों को केंद्र में भेजा, जिन्होंने राजपूत हमले को रोक दिया। और उसी समय तुलुगमा दस्तों ने किनारों से घूमकर हमला कर दिया। फिर से वही तुलुगमा रणनीति। हाँ, और इस मिले जुले हमले के सामने राणा सांगा की विशाल सेना टिक नहीं पाई। वो तितर-बितर होने लगी। लड़ाई के दौरान राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित निकाल लिया गया। और राणा सांगा का क्या हुआ बाद में? कहा जाता है कि वो इस हार का बदला लेने के लिए बहुत दृढ़ थे, लेकिन उनके ही कुछ सरदारों ने, जो और लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें जहर देकर मार दिया। तो खानवा की लड़ाई का परिणाम और महत्व क्या रहा? देखिए, खानवा की लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा निर्णायक साबित हुई। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को पूरी तरह से सुदृढ़ कर दिया। कैसे? इसने राजपूतों के संगठित प्रतिरोध को तोड़ दिया। राणा सांगा के नेतृत्व में जो एक बड़ा राजपूत संघ बना था, वो बिखर गया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर, धौलपुर जैसे महत्वपूर्ण किले आसानी से जीत लिए। अच्छा। मेवात पर भी कब्जा कर लिया। तो उत्तर भारत में मुगल सत्ता अब स्थापित हो गई। हाँ, काफी हद तक। इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय के खिलाफ अभियान किया, जहां राजपूतों ने जौहर किया। इससे बाबर का नियंत्रण और बढ़ गया। खानवा 1527 ने वास्तव में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। लेकिन अफगानों का क्या? क्या वो पूरी तरह शांत हो गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खानवा के बाद भी अफगान एक बड़ा खतरा बने रहे, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। बंगाल का शासक नुसरत शाह भी उन्हें चोरी छिपे समर्थन दे रहा था। अच्छा, बंगाल से समर्थन मिल रहा था। साथ था, वो बच निकला था और फिर से अफगानों का नेतृत्व करने के लिए सामने आ गया। तो बाबर को एक और लड़ाई लड़नी पड़ी। जी हाँ, मई 1529 में बाबर ने पूरब की ओर कूच किया। उसने बनारस के पास गंगा नदी पार की। घाघरा नदी के किनारे उसकी भिड़ंत अफगानों और नुसरत शाह की संयुक्त सेना से हुई। इसे घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा कहते हैं। मई 1529। घाघरा का युद्ध 1529। इसमें क्या हुआ? बाबर इस लड़ाई में भी जीता, लेकिन ये कोई बहुत निर्णायक जीत नहीं थी। अफगान शक्ति पूरी तरह कुचली नहीं गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से एक संधि कर ली, जिसने वादा किया कि वो बाबर के दुश्मनों को शरण नहीं देगा। और इसके बाद? इसके बाद बाबर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। दिसंबर 1530 में आगरा के पास उसकी मृत्यु हो गई, सिर्फ 4 साल भारत पर शासन करने के बाद। सिर्फ 4 साल। लेकिन इन 4 सालों में उसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। कुल मिलाकर भारत में बाबर के आगमन का क्या महत्व था? What was the significance of Babur's advent into India? इसका बहुत गहरा और बहुआयामी महत्व था। राजनीतिक रूप से देखें तो सबसे बड़ी बात यह थी कि काबुल और कंधार अब भारत आधारित साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए। काबुल और कंधार? हाँ, ऐसा कुषाणों के बाद पहली बार हुआ था। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा लगभग 200 सालों तक सुरक्षित हो गई। जो इलाका पहले विदेशी आक्रमणों का मंच बनता था, वो अब भारत की सुरक्षा पंक्ति बन गया। ये तो बहुत बड़ी बात है सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल, और आर्थिक रूप से भी इसका फायदा हुआ। काबुल और कंधार अब महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग बन गए, जिससे मध्य एशिया के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी। और राजनीतिक संतुलन पर क्या असर पड़ा? बाबर ने लोधी सल्तनत और राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ, दोनों बड़ी शक्तियों का विनाश कर दिया।
इससे एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का रास्ता साफ हो गया, जिसकी नींव उसने डाली। सैन्य दृष्टि से क्या महत्व था? जैसा हमने देखा, बाबर एक नई युद्ध पद्धति लेकर आया। बारूद, तोपखाना और तेज गति वाले घुड़सवार सेना का बेहतरीन समन्वय, एक नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। तुलुगमा और तोपे। हाँ, हालांकि ये तकनीक महंगी थी, इसलिए इसका फायदा बड़े और संगठित साम्राज्यों को ही मिल सकता था। छोटे राज्य इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और क्या बदलाव लाया बाबर? उसने ताज यानी क्राउन की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद के सुल्तानों के समय में बहुत कम हो गई थी। उसका तैमूर और चंगेज खान का वंशज होना भी इसमें सहायक रहा। उसके व्यक्तिगत गुणों के बारे में क्या कहेंगे? बाबर एक असाधारण नेता था। वो अपने बेगों यानी सरदारों के प्रति बहुत निष्ठावान था। उनकी मुश्किलों में उनका साथ देता था। एक किस्सा है कि कैसे उसने बर्फीले रास्ते पर खुद आगे चलकर अपने सैनिकों के लिए रास्ता बनाया था। अच्छा। हाँ, वो शराब और अच्छी संगति का शौकीन था, लेकिन साथ ही बहुत अनुशासित और कठोर परिश्रमी भी था। हाँ, उसमें कठोरता भी थी। उसने विरोधियों के सिरों की मीनारें भी बनवाईं, लेकिन इसे उस युग के क्रूर मानकों के संदर्भ में देखना चाहिए। उसकी धार्मिक नीति कैसी थी? उसे अक्सर एक कट्टर शासक के रूप में देखा जाता है। देखिए, वो एक रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान जरूर था, पर उसे कट्टर कहना शायद सही नहीं होगा। उसका दरबार शिया सुन्नी झगड़ों से काफी हद तक मुक्त था। जैसा मैंने पहले कहा, खानवा में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण करना ये ज्यादातर राजनीतिक कदम थे, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। मंदिरों को तोड़ने के आरोप भी लगते हैं। व्यापक रूप से मंदिरों को तोड़ने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, संभल और अयोध्या में मस्जिदों का निर्माण हुआ, लेकिन ये शायद उसके स्थानीय गवर्नरों द्वारा बनवाई गई हों, ना कि सीधे उसके आदेश पर। उसकी नीति अकबर जैसी उदार तो नहीं थी, पर वो धार्मिक रूप से असहिष्णु था, ऐसा कहना मुश्किल है। और सांस्कृतिक रूप से? बाबर एक विद्वान व्यक्ति था। उसे फारसी और अरबी का अच्छा ज्ञान था, और वो तुर्की भाषा, चगताई तुर्की, के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। उसकी आत्मकथा तुज़ूक-ए-बाबरी या बाबरनामा। हाँ, बाबरनामा ये एक उत्कृष्ट कृति है। इसमें उसने न केवल अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है, बल्कि भारत के लोगों, यहाँ के मौसम, फलों, फूलों, जानवरों, सब का बहुत सजीव वर्णन किया है। उसे बागवानी का भी शौक था। बहुत। उसने भारत में औपचारिक उद्यानों की परंपरा शुरू की, जिसे जारबाग शैली कहते हैं। आगरा में उसने ऐसे बाग लगवाए। तो कुल मिलाकर बाबर ने राज्य की एक नई अवधारणा पेश की। हाँ, एक ऐसा राज्य जहां ताज की शक्ति हो, जो अपेक्षाकृत धार्मिक रूप से सहिष्णु हो, कला और संस्कृति का संरक्षण करे। उसने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मिसाल कायम की, भले ही उसका शासनकाल छोटा रहा। बाबर के बाद दिसंबर 1530 में उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 23 साल थी। जी, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। लेकिन उसे विरासत में कांटों का ताज मिला था। कई समस्याएं थीं। क्या समस्याएं थी हुमायूं के सामने? पहली बात तो ये कि प्रशासन अभी भी असंगठित था, जिसे बाबर पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया था। दूसरा, पानीपत और खानवा की लड़ाइयों और बाबर की उदारता के कारण शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। खजाना खाली था? हाँ। तीसरा, अफगान खतरा अभी टला नहीं था। वो फिर से सिर उठा रहे थे, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और चौथी और शायद सबसे बड़ी समस्या उसके अपने भाई थे। भाई मतलब? तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य को भाइयों में बांटने का रिवाज था। बाबर ने मरते समय हुमायूं से कहा भी था कि अपने भाइयों से नरमी से पेश आना। तो क्या हुमायूं ने साम्राज्य बांटा? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उसके भाई कामरान मिर्जा ने, जो काबुल और कंधार का सूबेदार था, हुमायूं की गद्दी पर बैठते ही पंजाब और मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। हुमायूं ने इसे स्वीकार कर लिया। इसे उसकी कमजोरी कहें या मजबूरी, पर इससे उसकी स्थिति कमजोर हुई। उत्तर पश्चिम का महत्वपूर्ण इलाका हाथ से निकल गया। बिल्कुल। और फिर अफगानों की चुनौती थी। वो बिहार में महमूद लोदी के नेतृत्व में फिर से संगठित हो रहे थे। हुमायूं ने 1532 में उन्हें दादरा नामक जगह पर हराया। दादरा 1532? जी। इसके बाद उसने चुनार के शक्तिशाली किले का घेरा डाला, जो उस समय एक उभरते हुए अफगान सरदार फरीद खान के कब्जे में था। फरीद खान, यही जो बाद में शेरशाह सूरी बना? हाँ, यही वो व्यक्ति था, शेर खान। उस समय वो शेर खान के नाम से जाना जाता था। हुमायूं ने चुनार का घेरा तो डाला, लेकिन शेर खान ने बड़ी चालाकी से हुमायूं से समझौता कर लिया। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने बेटे कुतुब खान को बंधक के तौर पर हुमायूं की सेवा में भेज दिया। और हुमायूं मान गया? हाँ, हुमायूं ने घेरा उठा लिया और वो आगरा वापस लौट आया। ये शायद उसकी एक बड़ी रणनीतिक भूल थी।
उसने शेर खान को अपनी ताकत बढ़ाने का कीमती समय दे दिया। और इसी बीच एक और खतरा उभर रहा था गुजरात से। हाँ, गुजरात का शासक बहादुर शाह, वो 1526 में गद्दी पर बैठा था और बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने 1531 में मालवा जीत लिया था और फिर चित्तौड़ का घेरा डाल दिया। चित्तौड़, यही वो रानी कर्णावती की राखी वाली कहानी आती है? हाँ, ये कहानी बहुत लोकप्रिय है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में इसका जिक्र नहीं मिलता। ये बाद की कहानी लगती है। अच्छा, तो हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ग्वालियर तक आया। उसके आने की खबर सुनकर बहादुर शाह ने राणा से एक संधि कर ली और घेरा उठाकर वापस गुजरात चला गया। तो सीधा टकराव टल गया। उस समय के लिए टल गया। हुमायूं वापस आगरा आ गया और उसने दिल्ली में दीनपनाह नाम का एक नया शहर बसाना शुरू किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने इस दौरान उत्सवों और अफीम के सेवन में काफी समय बर्बाद किया, जबकि उसे अपने दुश्मनों पर नजर रखनी चाहिए थी। दीनपनाह, इसी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हुई थी बाद में। जी हाँ, बिल्कुल। खैर, बहादुर शाह से उसका टकराव ज्यादा समय तक नहीं टला। क्यों हुआ ये टकराव? बहादुर शाह ने कुछ मुगल विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, जो हुमायूं को नागवार गुजरा। 1535 में हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर एक बड़ा हमला किया। और नतीजा? मंदसौर के पास बहादुर शाह की बुरी तरह हार हुई। वो मांडू भागा, फिर चंपानेर, फिर अहमदाबाद और आखिर में काठियावाड़ की तरफ भाग गया। हुमायूं ने मांडू और चंपानेर के मजबूत किलों पर कब्जा कर लिया। चंपानेर किले के बारे में एक किस्सा भी है शायद। हाँ, कहा जाता है कि किले की दीवार बहुत ऊंची थी और उस पर चढ़ना मुश्किल था। हुमायूं खुद 40 लोगों के साथ दीवार में कीलें गाड़कर ऊपर चढ़ा और 41वां व्यक्ति वो खुद था। किले से उसे भारी खजाना हाथ लगा। तो हुमायूं ने गुजरात और मालवा जीत लिया? हाँ, जीत तो लिया, लेकिन वो इस जीत को संभाल नहीं पाया। वहां स्थानीय लोगों का काफी विरोध था और हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को वहां का गवर्नर बनाया, लेकिन वो अयोग्य साबित हुआ और शायद खुद विद्रोह करने की फिराक में था। तो ये इलाके फिर हाथ से निकल गए? जी हाँ, हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। उसके लौटते ही बहादुर शाह ने फिर से गुजरात पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1537 में पुर्तगालियों के साथ एक झड़प में समुद्र में डूबकर बहादुर शाह की मौत हो गई। तो गुजरात अभियान का क्या हासिल रहा हुमायूं के लिए? तात्कालिक रूप से देखें तो ये विफल रहा। मालवा और गुजरात हाथ से निकल गए, लेकिन बहादुर शाह जैसे एक बड़ा और महत्वाकांक्षी दुश्मन खत्म हो गया। ये हुमायूं के लिए एक राहत की बात थी। लेकिन जब हुमायूं गुजरात में व्यस्त था, तब पूर्व में क्या हो रहा था? शेर खान क्या कर रहा था? यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब हुमायूं गुजरात में उलझा हुआ था, शेर खान ने बिहार में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। उसने बिखरे हुए अफगानों को अपने झंडे तले एकजुट किया। एक बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाई, जिसमें कहा जाता है 1200 हाथी थे। 1200 हाथी? हाँ, और उसने बंगाल के शासक को हराकर उससे भारी हर्जाना वसूला, लगभग 13 लाख दिनार सोने के सिक्के। वो अब सिर्फ बिहार का एक सरदार नहीं, बल्कि एक बड़ी ताकत बन चुका था। तो जब हुमायूं गुजरात से लौटा, तो उसे शेर खान की इस बढ़ी हुई ताकत का अंदाजा था? शायद पूरी तरह नहीं था। लौटकर उसने फिर से चुनार का घेरा डाला। इस बार घेरा लंबा चला, लगभग 6 महीने। हुमायूं के तोपची रूमी खान की मदद से किला आखिरकार जीत लिया गया। चुनार जीत लिया? हाँ, लेकिन इस 6 महीने के दौरान शेर खान खाली नहीं बैठा। उसने पूरब में और बढ़त बना ली, और सबसे बड़ी बात, उसने बिहार में रोहतासगढ़ के बेहद मजबूत और अभेद माने जाने वाले किले पर धोखे से कब्जा कर लिया। धोखे से? कैसे? उसने किले के हिंदू राजा से कहा कि वो अफगान महिलाओं और बच्चों को किले में सुरक्षित रखना चाहता है। राजा मान गया, लेकिन डोलियों में महिलाओं की जगह हथियारबंद अफगान सैनिक भरे हुए थे, जिन्होंने अंदर घुसकर किले पर कब्जा कर लिया। अब शेर खान के पास एक सुरक्षित ठिकाना था जहां वो अपना खजाना और परिवार रख सकता था। ये तो बड़ी चालाकी थी। बिल्कुल। चुनार जीतने के बाद हुमायूं ने बंगाल की ओर बढ़ने का फैसला किया, शेर खान को सबक सिखाने के लिए। वो बंगाल की राजधानी गौड़ तक पहुंच गया और उस पर कब्जा भी कर लिया। उसने गौड़ का नाम बदलकर जन्नताबाद, स्वर्ग का शहर, रख दिया। तो बंगाल भी जीत लिया? हाँ, लेकिन ये एक जाल साबित हुआ। हुमायूं गौड़ में जीत के जश्न में और प्रशासन ठीक करने में लग गया। इसी बीच शेर खान ने आगरा और गौड़ के बीच के सारे रास्ते काट दिए। हुमायूं की सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइनें पूरी तरह ठप हो गईं। तो हुमायूं बंगाल में फंस गया? हाँ, बुरी तरह। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस आगरा लौटने की कोशिश की, तो रास्ते में बिहार में चौसा नामक स्थान पर मार्च 1539 में शेर खान ने उसकी थकी हारी सेना पर अचानक हमला कर दिया। चौसा का युद्ध, मार्च 1539। जी, ये एक विनाशकारी हार थी हुमायूं के लिए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। हजारों मुगल सैनिक मारे गए या गंगा नदी में डूब गए। खुद हुमायूं की जान बड़ी मुश्किल से बची। कैसे? कहा जाता है कि वो घोड़े सहित गंगा में कूद गया था
और डूबने ही वाला था कि निजाम नाम के एक भिश्ती पानी भरने वाले ने अपनी मश्क पानी भरने का चमड़े का थैला के सहारे उसे नदी पार करवाई। एक भिश्ती ने बादशाह की जान बचाई। हाँ, इस हार के बाद हुमायूं किसी तरह आगरा पहुंचा, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। उसके भाई कामरान ने, जो उस समय आगरा में था, उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि वो अपनी सेना लेकर वापस लाहौर चला गया। भाइयों का असहयोग जारी रहा। बिल्कुल। शेर खान अब और मजबूत हो गया था। उसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के जारी किए। अब वो सिर्फ शेर खान नहीं, सुल्तान शेरशाह था। और फिर अंतिम टकराव हुआ। हाँ, अगले साल मई 1540 में कन्नौज के पास गंगा किनारे, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, मई 1540। कन्नौज बिलग्राम 1540। जी, हुमायूं ने एक बार फिर सेना इकट्ठी की। उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी साथ थे, लेकिन मुगल सेना का मनोबल टूटा हुआ था। बारिश के कारण तोपखाना भी ज्यादा कारगर नहीं रहा। और नतीजा? नतीजा फिर वही हुआ। शेर शाह की बेहतर रणनीति और अफगानों के जोशीले हमलों के सामने मुगल सेना टिक नहीं पाई। ये हुमायूं की अंतिम और निर्णायक हार थी। और इसके बाद हुमायूं के पास भारत में कोई जमीन नहीं बची। वो एक बिना राज्य का बादशाह बन गया। उसे भारत छोड़ के भागना पड़ा। कहाँ गया वो? कई सालों तक सिंध और मारवाड़ के रेगिस्तानों में भटकता रहा। बड़ी मुश्किलों का सामना किया। इसी दौरान 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। आखिरकार 1544 में वो ईरान के सफवी शाह के दरबार में शरण लेने पहुंचा। तो हुमायूं की इस असफलता के क्या कारण थे? क्यों वो शेरशाह से हार गया? कई कारण थे। एक, सैन्य नेतृत्व के मामले में वो निश्चित रूप से शेरशाह से कमजोर साबित हुआ। दूसरा, उसके भाइयों का असहयोग, खासकर कामरान का, उसकी बड़ी कमजोरी थी। तीसरा, उसने अफगानों की संगठित शक्ति का सही आकलन नहीं किया, खासकर शेरशाह की बढ़ती ताकत को नजरअंदाज किया। और चौथा, उसने कई रणनीतिक गलतियां की, जैसे चुनार का पहला घेरा उठा लेना या बंगाल में जाके फंस जाना। और हुमायूं का अंत कैसे हुआ? ईरान के शाह की मदद से उसने 1545 में कंधार और काबुल पर फिर से कब्जा किया। फिर भारत में सू साम्राज्य के कमजोर होने का फायदा उठाकर 1555 में उसने दिल्ली पर दोबारा अधिकार कर लिया। लेकिन वो इस दूसरी जीत का सुख ज्यादा दिन नहीं भोग सका। हाँ, दीन पनाह की सीढ़ियों वाला हादसा। जी, जनवरी 1556 में दिल्ली में अपने बनाए किले दीन पनाह में वो अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपूल ने उसके बारे में कहा है, वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। हाँ, और वो मुगल वास्तुकला का एक शानदार नमूना है, जिसने आगे चलकर ताजमहल जैसी इमारतों को प्रेरित किया। एक तरह से वास्तुकला के एक नए दौर की शुरुआत हुई। तो हुमायूं के बाद अब हम आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने उसे हराया, शेर शाह सूरी। 1540 से 1555 तक सूर साम्राज्य का शासन रहा। जी, शेरशाह और सूर साम्राज्य, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर है, जिसे अक्सर सूर इंटररेग्नम यानी सूर मध्यांतर कहा जाता है। शेरशाह का शासनकाल तो बहुत छोटा था, सिर्फ 5 साल, 1540 से 1545। हाँ, बादशाह के तौर पर सिर्फ 5 साल। लेकिन वो गद्दी पर तब बैठा जब उसकी उम्र लगभग 54 साल थी। उसके बीच एक लंबा अनुभव था। उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? वो फरीद से शेरशाह कैसे बना? उसका असली नाम फरीद था। उसके दादा और पिता पंजाब से आकर बिहार के सासाराम इलाके में बस गए थे। फरीद की शिक्षा जौनपुर में हुई, जो उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। जौनपुर, शिराज हिंद। बिल्कुल। उसने अरबी, फारसी और इतिहास का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। फिर वापस आकर उसने अपने पिता की सासाराम की जागीर का प्रबंधन इतने कुशल तरीके से किया कि उसकी ख्याति फैल गई। जागीर का प्रबंधन, यहीं से उसकी प्रशासनिक प्रतिभा दिखी। हाँ, बाद में वो बिहार के अफगान शासक बहार खान लोहानी की सेवा में चला गया। कहा जाता है कि एक बार उसने अकेले ही एक शेर को मार दिया था, जिससे खुश होकर बहार खान ने उसे शेर खान की उपाधि दी थी। अच्छा, शेर मारने पर शेर खान की उपाधि मिली। जी, कुछ समय के लिए वो बाबर की सेवा में भी रहा था। वहां उसने मुगल सैन्य संगठन और उनकी रणनीति को करीब से देखा और समझा। शायद तभी उसने मन में मुगलों को भारत से निकालने का इरादा कर लिया था। धीरे धीरे उसने बिहार के अफगानों पर अपना प्रभाव बढ़ाया और हुमायूं की गलतियों का फायदा उठाकर आखिरकार दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली। बादशाह बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक। हालांकि कश्मीर उसके नियंत्रण में नहीं था,
उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को भी जीत लिया था। उसकी प्रमुख विजय कौन सी थी? मालवा विजय महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहां उसने रायसीन के राजपूत शासक पूरणमल के साथ जो किया वो उसके चरित्र पर एक दाग माना जाता है। क्या हुआ था रायसीन में? उसने पूरणमल को सुरक्षित निकलने का वचन दिया था, लेकिन फिर संधि तोड़कर उस पर हमला कर दिया। पूरणमल और उसके लगभग 1000 राजपूत योद्धा मारे गए। ये एक विश्वासघात था, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये शेरशाह के चरित्र का एक विवादास्पद पहलू है। और राजस्थान में? राजस्थान में उसका सामना मारवाड़ के शक्तिशाली शासक राव मालदेव से हुआ। मालदेव ने उस समय उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया था। 1544 में सामेल नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सामेल का युद्ध 1544? जी, ये लड़ाई शेरशाह के लिए बहुत कठिन साबित हुई। कहा जाता है कि उसने एक चालाकी की। उसने मालदेव के कुछ सरदारों के नाम जाली पत्र लिखवाकर मालदेव के खेमे के पास डलवा दिए, जिनमें लिखा था कि वो सरदार शेरशाह से मिले हुए हैं। अच्छा। इससे मालदेव को अपने सरदारों पर शक हो गया और वो युद्ध के मैदान से पीछे हट गया। लेकिन उसके 2 वीर सेनापति जैता और कुंपा अपने कुछ हजार सैनिकों के साथ शेरशाह की विशाल सेना पर टूट पड़े। उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई की कि एक बार तो शेरशाह के पांव उखड़ गए। राजपूतों की वीरता। हाँ, आखिरकार शेरशाह जीत तो गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से। और इसी लड़ाई के बाद उसने कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया था, ये मारवाड़ की शुष्क भूमि के संदर्भ में कहा था उसने। बिल्कुल। इस जीत के बाद उसने अजमेर और जोधपुर पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो शेरशाह एक कुशल सेनापति और साम्राज्य निर्माता था, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई? 1545 में जब वो बुंदेलखंड में कालिंजर के मजबूत किले का घेरा डाले हुए था, तो किले की दीवार उड़ाने के लिए लगाए गए बारूद के ढेर में अचानक आग लग गई। उसी धमाके में वो बुरी तरह घायल हो गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर के घेरे में 1545? जी। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन हुए? क्या वो उसके जितने योग्य थे? उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा 1545-53। वो योग्य शासक था और उसने प्रशासन को बनाए रखा, लेकिन उसे लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 1553 में उसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य तेजी से बिखर गया। अयोग्य उत्तराधिकारी, आपसी लड़ाई, इसने हुमायूं को 1555 में दिल्ली वापस जीतने का मौका दे दिया। तो सूर साम्राज्य का पतन भी तेजी से हुआ। लेकिन शेरशाह का जो 5 साल का शासनकाल था, उसका असली महत्व क्या है? What is the main contribution of शेरशाह? शेरशाह का शासनकाल, जिसे सूर मध्यांतर कहा, उसकी सबसे बड़ी देन उसका प्रशासन है। उसने प्रशासन, राजस्व, संचार और मुद्रा प्रणाली में जो सुधार किए, वो बहुत दूरगामी और स्थायी साबित हुए। अकबर ने भी बाद में उसकी कई नीतियों को अपनाया और आगे बढ़ाया। चलिए उसके सुधारों पर विस्तार से बात करते हैं। जी। सबसे पहले कानून व्यवस्था। शेरशाह ने कानून व्यवस्था पर बहुत जोर दिया। उसने सड़कों को लुटेरों से सुरक्षित बनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने स्थानीय मुखियाओं, मुकद्दम और जमींदारों को उनके इलाके में होने वाली चोरी या हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। अगर चोर या हत्यारा पकड़ा नहीं जाता तो उन्हें उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। अच्छा, इससे तो डर पैदा हुआ होगा। बिल्कुल। इसका असर यह हुआ कि अपराध बहुत कम हो गए। इतिहासकार अब्बास खान सरवानी ने लिखा है, जो शेरशाह के बाद के दौर का है, कि शेरशाह के राज में एक बूढ़ी औरत भी सोने के गहनों से भरी टोकरी सिर पर रखकर बिना किसी डर की यात्रा कर सकती थी, और किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके पास फटके। ये तो शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, पर सुधार महत्वपूर्ण था। हाँ, अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन ये उस समय के माहौल में आए बदलाव को दिखाता है। दूसरा बड़ा काम था संचार व्यवस्था में सुधार, कम्युनिकेशन। इसमें क्या किया उसने? सड़कें। हाँ, सड़कें। उसने पुरानी शाही सड़क, जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही थी, उसका पुनर्निर्माण और विस्तार करवाया। यही सड़क आगे चलकर ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से मशहूर हुई। ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, ये तो आज भी है? जी हाँ, ये सड़क पूर्व में बंगाल के सोनार गांव से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक जाती थी। इसके अलावा उसने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक और लाहौर से मुल्तान तक भी महत्वपूर्ण सड़कें बनवाईं। सिर्फ सड़कें बनवाई या उन पर यात्रियों के लिए सुविधाएं भी दी? यही तो खास बात थी। उसने इन सड़कों पर हर 2 कोस यानी लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सरायों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उसने लगभग 1700 सराय बनवाई। 1700 सराय? इनमें क्या होता था?
ये सिर्फ रुकने की जगह नहीं थी, इनमें यात्रियों के ठहरने, उनके सामान की सुरक्षा, घोड़ों के लिए चारा पानी की व्यवस्था होती थी। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ब्राह्मणों को हिंदुओं के लिए भोजन आदि बनाने के लिए नियुक्त किया जाता था। अच्छा, ये ध्यान रखा गया। हाँ, और ये सराएं सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं थीं, ये धीरे धीरे व्यापार के केंद्र भी बन गईं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये डाक चौकी का काम भी करती थीं, जहां से शाही डाक और खबरें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थीं। इन सड़कों और सरायों ने साम्राज्य की धमनियों को मजबूत कर दिया। कमाल है, संचार और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिला। व्यापार के लिए और क्या किया? उसने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी को बहुत कम कर दिया। अब व्यापारियों को सिर्फ 2 जगह चुंगी देनी पड़ती थी। एक, जब माल साम्राज्य में प्रवेश करता था, जैसे बंगाल के लिए सिकरी गली में या पश्चिम मध्य एशिया से आने वाले माल के लिए सीमा पर, और दूसरा, जब माल बिक्री के स्थान पर पहुंचता था। बीच के सारे नाके हटा दिए गए। इससे तो व्यापार करना बहुत आसान हो गया होगा। बिल्कुल। अब आते हैं उसकी मुद्रा प्रणाली पर। ये उसका एक और क्रांतिकारी सुधार था। मुद्रा, सिक्कों में क्या सुधार किया? उससे पहले के सुल्तानों के समय में सिक्कों में बहुत मिलावट होती थी और अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे। शेर शाह ने इस व्यवस्था को खत्म किया। उसने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के जारी किए, जिनका वजन और शुद्धता तय थी। और चांदी का रुपया? हाँ, उसने जो मानक चांदी का सिक्का जारी किया उसे रुपया कहा गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यही रुपया आगे चलकर मुगलों और फिर अंग्रेजों के समय में भी भारतीय मुद्रा का आधार बना रहा, और आज भी हमारी करेंसी का नाम रुपया है। वाह, तो आज का रुपया शेरशाह की देन है एक तरह से। बिल्कुल। उसने वजन और माप को भी मानकीकृत करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन। उसने कैसे चलाया इतने बड़े साम्राज्य को? उसने सल्तनत काल से चली आ रही प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की संरचना को बनाए रखा, लेकिन उसे ज्यादा कुशल बनाया। साम्राज्य सरकारों में बटा था और सरकारें परगनों में। सरकार और परगना? हाँ, परगना स्तर पर 2 मुख्य अधिकारी होते थे। एक शिकदार, जो कानून व्यवस्था देखता था, और दूसरा मुंसिफ या अमिल, जो भू राजस्व का निर्धारण और वसूली करता था। शिकदार और मुंसिफ अमिल। शिकदार और मुंसिफ अमिल। हिसाब किताब फारसी के साथ साथ हिंदवी यानी स्थानीय भाषा में भी रखा जाता था, ताकि आम लोगों को भी समझ आ सके। और केंद्रीय प्रशासन कैसा था? केंद्रीय प्रशासन बहुत ज्यादा केंद्रीकृत था। सारी शक्ति शेरशाह के अपने हाथों में थी। उसने मंत्रियों को नियुक्त तो किया, लेकिन उन्हें बहुत कम अधिकार दिए। वो सीधे अपने अधिकारियों से संपर्क रखता था और उन पर कड़ी नजर रखता था। ये उसकी ताकत थी या कमजोरी? दोनों। जब तक वो जीवित रहा, ये उसकी ताकत थी, क्योंकि प्रशासन कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त रहा। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यही केंद्रीकरण एक कमजोरी बन गया, क्योंकि कोई मजबूत केंद्रीय सत्ता नहीं बची जो साम्राज्य को संभाल सके। और भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसे तो उसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये शायद उसका सबसे स्थायी योगदान था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय की कुछ बातों को अपनाया, लेकिन उन्हें और बेहतर बनाया। क्या किया उसने? सबसे पहले उसने पूरे साम्राज्य की कृषि योग्य भूमि की व्यवस्थित रूप से पैमाइश करवाई, मेजरमेंट ऑफ लैंड। इसके लिए उसने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया। जमीन की नपाई? जी। फिर हर इलाके में अलग अलग फसलों की औसत उपज रय का पता लगाया गया, और इसी औसत उपज के आधार पर राज्य का हिस्सा तय किया गया। राज्य का हिस्सा कितना था? उपज का 1/3, 1/3। ये एक मानक दर थी। किसानों के पास विकल्प था कि वो लगान नकद कैश में दें या जीन्स यानी फसल के रूप में। नकद भुगतान के लिए राज्य हर साल फसलों के स्थानीय बाजार भाव की सूची जारी करता था। ये तो काफी व्यवस्थित लग रहा है। और पट्टा और कबूलियत? ये बहुत महत्वपूर्ण थे। राज्य हर किसान को एक दस्तावेज देता था, जिसे पट्टा कहते थे। इसमें लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है और उसे उस पर कितना लगान देना है। पट्टा। और बदले में किसान एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके देता था, जिसे कबूलियत कहते थे। कबूलियत। तो पट्टा और कबूलियत से चीजें बिल्कुल साफ हो गईं। हाँ, इससे किसानों और राज्य दोनों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट हो गए। भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो गई। शेरशाह ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसानों पर लगान के अलावा कोई और अवैध कर न लगाया जाए। हाँ, अकाल या दूसरी आपदाओं से निपटने के लिए उसने 2.5 सेर प्रति बीघा के हिसाब से एक छोटा सा उपकर जरूर लगाया था। वो किसानों के कल्याण के बारे में सोचता था। बिल्कुल। उसका एक प्रसिद्ध कथन है, किसान निर्दोष है, वे समर्पण करते हैं और भुगतान करते हैं।
अगर मैं उन पर जुल्म करूंगा तो वे अपने गांव छोड़कर चले जाएंगे, देश वीरान और बर्बाद हो जाएगा और उसे फिर से समृद्ध होने में लंबा समय लगेगा। इससे उसकी सोच का पता चलता है। अब आते हैं सेना पर, आर्मी। शेर शाह समझता था कि एक मजबूत स्थायी सेना के बिना साम्राज्य टिक नहीं सकता। उसने जागीरदारों या जनजातीय प्रमुखों की सेनाओं पर अपनी निर्भरता कम की। तो उसने कैसी सेना बनाई? उसने एक बड़ी, स्थायी और सीधे बादशाह के प्रति वफादार सेना खड़ी की। सैनिकों की भर्ती सीधे राज्य द्वारा की जाती थी। उनके चरित्र और योग्यता की पूरी जांच के बाद, और घोड़ों और सैनिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई 2 प्रथाओं को फिर से कड़ाई से लागू किया। घोड़ों को दाग ताकि अच्छे नस्ल के घोड़ों को बदला ना जा सके, और सैनिकों का हुलिया लिखना, चेहरा यानी उनका विस्तृत विवरण दर्ज करना। दाग और चेहरा, इससे सेना में अनुशासन आया होगा। बिल्कुल। उसकी सेना काफी बड़ी थी। कहा जाता है कि उसमें 15 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक, 5,000 हाथी और एक अच्छा तोपखाना था। उसने साम्राज्य के महत्वपूर्ण हिस्सों में मजबूत छावनियां भी बनाई। न्याय, जस्टिस के बारे में क्या विचार थे उसके? न्याय पर उसका बहुत ज्यादा जोर था। वो कहता था न्याय सबसे उत्कृष्ट धार्मिक कर्तव्य है और इसे राजाओं और सुल्तानों, चाहे वे काफिर हों या मुसलमान, दोनों को समान रूप से निभाना चाहिए। अच्छा। हाँ, वो अत्याचारियों को कड़ी सजा देता था, चाहे वो कितने ही बड़े अमीर हों या उसके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हों। उसने काजी नियुक्त किए थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर पंचायतें और जमींदार भी न्याय के छोटे मोटे मामले निपटाते थे। और वास्तुकला, आर्किटेक्चर में उसका क्या योगदान है? उसने कुछ बहुत शानदार इमारतें बनवाई। सबसे प्रसिद्ध है बिहार के सासाराम में उसका अपना मकबरा। ये एक झील के बीच में बना है और पठान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। सासाराम का मकबरा? जी। इसके अलावा दिल्ली में उसने पुराना किला बनवाया। हालांकि उसे शायद हुमायूं ने शुरू किया था। उसी पुराने किले के अंदर उसने एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, किला-ए-कोहना मस्जिद। हाँ, ये भी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। और सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से उसकी नीति क्या थी? वो विद्वानों का संरक्षक था। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत उसी के शासनकाल में पूरी हुई थी। पद्मावत? जी। धार्मिक रूप से, जैसा हमने पहले कहा, वो एक सुन्नी मुसलमान था, लेकिन वो उलेमा यानी धार्मिक नेताओं पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं था। उसने जजिया कर जारी रखा, जो गैर मुसलमानों पर लगता था। हिंदुओं के प्रति उसने कोई खास नई उदारनीति नहीं अपनाई। जो रायसीन में पूरनमल के साथ हुआ, वो एक राजनीतिक कृत्य था, भले ही उसे धर्म का जामा पहनाने की कोशिश की गई हो। तो उसका राज्य मूलतः एक अफगान राज्य बना रहा। हाँ, उसका प्रशासन कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, राज्य का चरित्र मूलतः अफगान ही रहा। प्रशासन में ऊंचे पदों पर ज्यादातर अफगान ही थे। जो बड़ा बदलाव आया, जहां राज्य का चरित्र ज्यादा समावेशी हुआ, वो अकबर के समय में हुआ। तो ये था शेरशाह और उसका प्रशासन, एक छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली दौर। बिल्कुल। सूर मध्यांतर ने मुगल साम्राज्य की भावी संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहली बात, 16वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में जो उज़्बेक, सफवी, उस्मानी शक्तियों का टकराव चल रहा था, उसी ने बाबर को भारत की ओर आने पर मजबूर किया। दूसरा, पानीपत 1526 और खानवा 1527 में बाबर की जीत ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसमें उसकी नई सैन्य तकनीक, खासकर तोपखाना और तुलुगमा रणनीति का बहुत अहम रोल था। दोहराते हैं, पानीपत 1526, खानवा 1527, तुलुगमा। तीसरा, बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो अपने साथ नई सैन्य तकनीक, प्रशासन की एक समझ और चारबाग जैसी सांस्कृतिक परंपराएं भी लाया। उसकी आत्मकथा बाबरनामा भी एक महत्वपूर्ण देन है। चौथा, हुमायूं को विरासत में कई चुनौतियां मिलीं। गुजरात के बहादुर शाह और बिहार के शेर खान, जो बाद में शेर शाह बना, से उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा। पांचवा, चौसा 1539 और कन्नौज 1540 की हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इन हारों के पीछे उसकी अपनी रणनीतिक गलतियों और भाइयों का असहयोग भी जिम्मेदार था। चौसा 1539, कन्नौज 1540। छठा, शेर शाह सूरी ने एक शक्तिशाली सूर साम्राज्य 1540-1555 की स्थापना की। वो एक बेहतरीन सेनापति होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी था। सातवां, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, शेर शाह ने भू राजस्व, पट्टा कबूलियत, जमीन की पैमाइश, मुद्रा, चांदी का रुपया, संचार,
जीटी रोड, सराय, न्याय और सेना, दाग चेहरा प्रणाली में कई स्थायी सुधार किए। ये उसकी सबसे बड़ी विरासत है। दोहराते हैं, रुपया, जीटी रोड, सराय, पट्टा कबूलियत, दाग चेहरा। 8वां, शेरशाह की मृत्यु 1545 और उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण सूर साम्राज्य का पतन हो गया, जिससे हुमायूं को 1555 में दिल्ली वापस जीतने का मौका मिला। लेकिन वो भी ज्यादा दिन राज नहीं कर पाया। जी, तो ये थे इस दौर के कुछ मुख्य बिंदु। गानों के बीच उत्तर भारत में सत्ता के लिए संघर्ष की कहानी देखा आपने, कैसे एक व्यक्ति बाबर की महत्वाकांक्षा और सैन्य प्रतिभा, दूसरे शेरशाह की प्रशासनिक क्षमता और तीसरे हुमायूं की उतार चढ़ाव भरे जीवन ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। बिल्कुल, और यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ तथ्य और तारीखें नहीं है, ये केस स्टडीज हैं नेतृत्व की, रणनीति की, प्रशासन की, सफलताओं और विफलताओं की। हाँ, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इन्हें गहराई से समझना न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगा, बल्कि दुनिया को, शक्ति संघर्षों को और प्रशासन के महत्व को देखने का एक नया नजरिया भी देगा। और जैसा हमने कहा था, इस चर्चा में बहुत सारे नाम, तारीखें और कॉन्सेप्ट्स आए हैं। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, राणा सांगा, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, बहादुर शाह, फिर लड़ाइयाँ, पानीपत, खानवा, चौसा, कन्नौज, घाघरा, सामेल, और शेरशाह के सुधार, तुलुगमा, जीटी रोड, रुपया, पट्टा कबूलियत, दाग चेहरा। हाँ, काफी कुछ है याद रखने को। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि इस विश्लेषण को कम से कम एक बार और जरूर सुनें। चाहे तो नोट्स बनाएं, घटनाओं को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, किरदारों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, और इतिहास हमें केवल अतीत के बारे में नहीं बताता, वो हमें वर्तमान और भविष्य के लिए भी सबक सिखाता है। कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहा जा सकता है, जैसे बाबर ने मध्य एशिया में हार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, या हुमायूं ने निर्वासन के बाद वापसी की, या कैसे कुशल प्रशासन से एक बिखरे हुए राज्य को भी मजबूत किया जा सकता है, जैसा शेरशाह ने कर दिखाया, और कैसे छोटी छोटी रणनीतिक गलतियां भी बड़े और विनाशकारी परिणाम ला सकती हैं, जैसा हुमायूं के साथ हुआ। ये सबक यूपीएससी की तैयारी की यात्रा में और जीवन में भी दोनों जगह काम आ सकते हैं। जी हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर शेरशाह सूरी 1545 में कालिंजर के उस धमाके में ना मारा जाता और उसे 10-15 साल और शासन करने का मौका मिलता, तो क्या हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता? क्या मुगल शायद ही कभी वापस ही नहीं आ पाते? सोचिएगा जरूर। हाँ, ये एक दिलचस्प व्हाट इफ है इतिहास का। बिल्कुल। तो अगर आपको ये विस्तृत चर्चा, ये गहरा विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि हमने इस जटिल अध्याय को समझने में आपकी मदद की, तो कृपया सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या इस चर्चा पर आपके अपने विचार हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उनसे सीखते भी हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आगे आने वाले ऐसे ही डिटेल विश्लेषणों के लिए, भारतीय इतिहास और अन्य यूपीएससी संबंधित विषयों पर गहरी चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वो घंटी वाला आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली कड़ी में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।